Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the 50 days crash course and आज हम schemes discuss करेंगे जो कि infrastructure से related हैं. तो इस साल में जो सबसे ज़्यादा important scheme जो हमने budget में launch की थी वो है हमारा National Infrastructure Pipeline. तो इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है बाय 2024-25 ईयर, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 100 लाख करोड़ जो है यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से एरियाज में कितना कितना खर्चा करने की हमें ज़रूरत है, तो वो हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में प्रेजेंट किया है. जैसे अब जो हमारा शेयर होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंडिंग का शेयर किसका कितना होगा. तो जो अभी एनविसाज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर जो है वो 39% खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में, 39% खर्चा ही स्टेट करेगी और प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग की उम्मीद है 22% के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी. सेंटर एंड स्टेट दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. अब अलग अलग सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एनर्जी, रोड, रूरल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मोबिलिटी, रेलवेज, इवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, एयरपोर्ट्स में कितना इन्वेस्ट करना है उस सब का एक प्लान है. कि जैसे एनर्जी में यहाँ पे बोला गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर का हमें लगभग 24% जो खर्चा है वो हमें एनर्जी सेक्टर में करना पड़ेगा, यानी कि अराउंड 25 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्चा हमें एनर्जी सेक्टर में करना पड़ेगा. 19% जो हमें खर्चा है वो अराउंड हम रोड्स में करेंगे अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट. अराउंड 12 से 13% टोटल खर्चे का हम रेलवेज में खर्चा करेंगे. तो बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो 2024-25 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तब तक हम अगले 5 साल के अंदर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्चा करेंगे, किस एरिया में कितना खर्चा करेंगे, फंडिंग कैसी होगी, वो सब हमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है. डिटेल्स जो हैं आपको लिंक के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास जो न्यूज में रही है वो उजाला, एंड जो हमारी स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुली 5 साल हो चुके हैं जनवरी 2020 के अंदर. तो 2 स्कीम्स हैं इसके अंदर, एक है उजाला, एक है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम. मैं ज्यादा स्लाइड्स में नहीं लिखा है, आई विल एक्सप्लेन इट यू वॉट एवर इट इज. तो उजाला जो हमारे पास स्कीम है दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट. अब इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उजाला की फुल फॉर्म. अब पुराने जो हमारे पास इनकैंडेसेंट जो हमारे पास बल्ब्स होते थे, जो पुराने वाले बल्ब्स हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा एलईडी बल्ब से. तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोजेक्ट है कि जो आपके घरों में पुराने वाले बल्ब हैं उन्हें हटा के एलईडीज लगाया जाएगा. तो एलईडीज लगाने के 2 फायदे होंगे. एक तो आपका बिजली का बिल कम होगा, ठीक है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनका बिजली का बिल कम होगा, तो वही जो उनके पैसे बचते हैं वो दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरा, एनवायरनमेंट पे जो एलईडीज का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो हम एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे और जो इकोनॉमी वाइज है वो भी जो गरीब लोग हैं उनको स्पेशली फायदा होगा. तो ये चीज हमने की है उजाला स्कीम के अंडर. ये हमारे घरों के लिए प्रोजेक्ट था. दूसरा है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम. दोनों जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उजाला एंड स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इम्प्लीमेंट किए हैं. अब ये EESL जो है ये जॉइंट वेंचर है. कितनी सारी PSUs जो हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका ये इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. वो उजाला और SLNP दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब SLNP में जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें भी रिप्लेस करके वहां पे LED वाले जो लाइट्स हैं वो लगाई जाएंगी. इससे जो सरकार का खर्चा है स्ट्रीट लाइटनिंग का वो कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा और जो हमारी पीक आवर की डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी कम होगी. तो दोनों स्कीम्स जो हैं उसमें हमने पुराने वाले जो हमारे लाइटनिंग बल्ब्स हैं उनको हटा के LEDs हमने लेके आने हैं. दोनों को EESL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही इम्प्लीमेंट करेगा एंड दोनों ही बिल्स
जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के उनको कम करेगा और एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इनमें और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। अब हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 कि हमने 2022 जब हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमें हाउसिंग फॉर ऑल 2022 कंप्लीट करना है। पहले डेडलाइन जो आवास योजना का 2020 था एक्सटेंड करके 2022 कर दिया गया है। तब तक हमें सबको जो है घर प्रोवाइड करने हैं। तो अब जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर दो टाइप की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो लोग स्लम्स में रहते हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करना है, लोगों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रोवाइड करनी है कि जो इवन वो लोन भी लेते हैं वो उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स को अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उन्हें भी हमने घर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करनी है। साथ में घर में जो और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी कनेक्शन, वो सब भी हमें प्रोवाइड करनी है। तो अगर हमें ये सब चीजें भी प्रोवाइड करनी है तो इनसे रिलेटेड अपनी अपनी स्कीम्स हैं। एलपीजी के लिए उज्ज्वला स्कीम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य स्कीम है, टॉयलेट्स के लिए हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंडर पैसे मिलते हैं। तो उन सबको इंटीग्रेट करके हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करना है। हमें स्लम्स को रिहैबिलिटेट करना है, लोगों को पक्के घर प्रोवाइड करने हैं, जिनको घर बनाने के लिए लोन चाहिए उन्हें हमने सब्सिडाइज्ड रेट पे घर प्रोवाइड करने हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक है अर्बन। तो पहले हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब जो ग्रामीण वाला कंपोनेंट है इसका, हाउसिंग फॉर ऑल का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, इसमें हमारे पास मेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज के लिए है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर मेन मिनिस्ट्री है। हमें सबको 2022 तक हाउसेस प्रोवाइड करने हैं, एलपीजी कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ हमें रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने हैं। सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सारी जो स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज करके प्रॉपर हाउसिंग की फैसिलिटी एरियाज में प्रोवाइड की जाएगी। अब फंडिंग कैसे है? 60% फंडिंग जो है वो सेंटर करेगा एंड 40% जो फंडिंग है वो स्टेट करेगी। इन प्लेन एरिया जो हमारे पास हैं, हिली एरियाज हैं, हिमालयस में जो है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी इन ग्रामीण इलाकों के अंदर। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ग्रामीण वाली के लिए रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसमें भी जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड हैं अर्बन एरियाज में 2022 तक उनको हमने घर प्रोवाइड करने हैं और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल सेक्टर का पार्ट होगा। अब ये आप देखिए 4 कंपोनेंट्स है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। इसमें सारे कंपोनेंट्स जो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि कुछ खर्चा सेंटर करती है, कुछ खर्चा स्टेट करती है। लेकिन जो ये CLSS वाला पार्ट है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम वाला पार्ट है, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इंप्लीमेंट होगा, यानी कि सारा खर्चा सेंटर उठाएगा। तो 4 कंपोनेंट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहला है BLC, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट, यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं जो या तो अपना नया घर बनाना चाहते हैं या घर की एनहांसमेंट करना चाहते हैं, उन्हें 1.5 लाख पर हाउस जो है उसकी ग्रांट मिलेगी। दूसरा कंपोनेंट है CLSS, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जहां पे आप जिस इंटरेस्ट पे आप लोन लेते हैं उस पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 3 से लेके 6.5% तक की। उसके बाद अगला कंपोनेंट है AHP, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 1.5 लाख तक की जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एंड इट विल बी इन पार्टनरशिप विद या तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। तो मेन इसके अंदर ये कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो दोनों इस स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है ISSR, इन सिटू स्लम डेवलपमेंट।
जो लैंड है जहाँ पे स्लम होगा उसको डेवलप किया जाएगा और जो वहाँ पे रहते हैं लोग उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। यहाँ पे भी पर हाउस जो है 1 लाख रुपीस का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब देखो BLC, AHP, ISSR, इसमें अलग यहाँ पे 1.5 लाख दिए जाएंगे, यहाँ पे भी 1.5 लाख, यहाँ पे 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा। और CLSS जो कि पूरा की सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कंपोनेंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग इस स्कीम के अंडर होंगे उनके नाम पे ऑलरेडी कोई और पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो घर होगा वो उस हाउस होल्ड की जो मेन फीमेल होगी एडल्ट उसके नाम पे होगा, या फिर जॉइंटली मेल और फीमेल के नाम पे घर होगा। ठीक है, या फीमेल के नाम पे होगा या मेल और फीमेल दोनों के नाम पे होगा। सिर्फ उन्हीं घरों में जहां पे कोई एडल्ट फीमेल नहीं है वहीं पे घर मेल सिर्फ मेंबर के नाम पे हो सकता है, नहीं तो या जॉइंटली होगा या फीमेल के नाम पे होगा। ठीक है, अगला स्कीम है हमारे पास, स्कीम कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये टर्म न्यूज में रहती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं? ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनको अलाउ करता है कि वो या तो रियल एस्टेट में या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सके और वहां से इनकम अर्न कर सके। अब इसका एक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, एक ट्रस्ट बनाया जाता है, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये कुछ अपना जो पैसा है यहाँ पे लगाते हैं। अब ये एक फंड बन गया, ये जो फंड होगा ये फिर आगे जाके किसी एसेट में इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड होएगी। जैसे कि कोई घर की कंस्ट्रक्शन में या ऑलरेडी कहीं पे घर बने वो आपने एक्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ से अब जो हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, अब ये रियल एस्टेट हमें किसी तरीके की इनकम कमा के देगा। समझ लो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, वहां पे ऑब्वियसली रेंटल इनकम होगी। अब जो रेंटल इनकम आएगी ये ट्रस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ता है कि इन्वेस्टर से पैसे लिए, उसने आगे यहाँ पे जाके एसेट्स में इन्वेस्ट किए जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, और जो भी इनकम आई है फिर उसका कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। अब जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। एक, ये जो जितना भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसका मिनिमम एटलीस्ट 75% जो पैसा है वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और जितनी भी आपकी कमाई होगी 90% जो आपकी कमाई है वो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स को देनी ही देनी पड़ेगी। और जैसे एक नॉर्मल कॉर्पोरेट पे टैक्स लगता है वैसे ही REITs को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? आप ये जो REITs हैं इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके REITs के अंदर शेयर हैं आप मार्केट में बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आपने जैसे कि देखा कि 90% जो इनकम है वो तो आपको अपने इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी, यानी कि आप डिसेंट इनकम कमा सकते हैं और पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होता है REITs का। कुछ डिसएडवांटेज होती हैं, जैसे कि इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और रियल एस्टेट कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बिल्कुल कम परफॉर्म करता है, कई बार रेंट पे चढ़ी ही नहीं आपकी बिल्डिंग तो आपको कमाई कहाँ से होगी। तो ये सब जो फ्लक्चुएट होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये REIT से रिलेटेड है। अगला जो हमारे पास प्लान है वो है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में क्या है, आप देखिए आप अपने घरों में छतों पे जगह होती है, बिल्डिंग्स में जगह होती है, रूफटॉप्स पे खाली पड़े हैं, तो आप वहां पे सोलर पैनल लगाओ और वहां से जो बिजली जनरेट होती है उसको यूज करो। अब आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आपने अपने घर में लगाया और घर में यूज कर लिया, दूसरा है कि आपने उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उससे फिर आपको पैसे मिल सकते हैं, आप सोलर एनर्जी जनरेट करने में हेल्प कर सकते हो। अब गवर्नमेंट सोलर पावर प्रमोट कर रही है क्योंकि हम अपनी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करके रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। हमें सोलर एनर्जी प्रमोट करनी है, उसी के लिए एक प्रोग्राम है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम।
इसमें हम जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारा साथ दे रहा है वर्ल्ड बैंक। तो हमने एक्सेलरेटेड बेसिस पे 10 गीगावाट तक का जो है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर जो है वो जनरेट करना है। इसमें एक तो हमें कमर्शियल लेंडिंग प्रमोट करनी है और इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी है। एक पैसा चाहिए और एक टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। तो वो हम ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के अंडर करेंगे। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो हमने रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को प्रमोट करना है रेजिडेंशियल एरियाज में, कम्युनिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, जहां पे भी पॉसिबल हो हमें वहां पे रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को प्रमोट करना है। हमें अपना फॉसिल फ्यूल पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन का डिपेंडेंस है उसे कम करना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है और सोलर एनर्जी है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। तो वो हम प्रमोट करेंगे इस प्रोग्राम के अंडर। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करके देनी है कि वो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट करना है, इवन इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सब हमने प्रोवाइड करना है। इनोवेशन प्रमोट करनी है हमने मार्केट के अंदर। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स हमने ऐसे करने हैं कि अगर हम सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे थ्रू हमें वापस रिटर्न भी आना चाहिए। तो जैसे अभी हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो हमने शिफ्ट करके अब हमने रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। ये हमारे जो नेशनली डिटर्मिन्ड जो हमारे एनडीसीज हैं, जो हमारे पेरिस अग्रीमेंट को फुलफिल करना है, हमने हमारे जो नेशनल सोलर मिशन है उसे हमने फुलफिल करना है। तो हर जगह पे सोलर एनर्जी हम प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए एक तरीका है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। ठीक है, सो दीज वर द स्कीम्स फॉर टुडे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।